all the electron outside the electron choice having shielding contribution, क्या बताया था बोलो कल, बोलो, हाँ जीरो, लिखो जीरो। कि जो भी इलेक्ट्रॉन हम चॉइस करेंगे उसके आउटसाइड की शील्डिंग क्या हो जाएगी, जीरो, कोई शील्डिंग नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, बी रूल क्या है, ऑल द इलेक्ट्रॉन इन द सेम ग्रुप अदर देन चॉइस इलेक्ट्रॉन, जो हमने इलेक्ट्रॉन चॉइस कर लिया है उस चॉइस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप के अंदर बच गए हैं उनकी शील्डिंग कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, पॉइंट, हाँ सही है, नोट करो। ऑल द इलेक्ट्रॉन in the same group other than choice electron. All the electron in the same group other than choice electron having shielding contribution 0.35 per electron, each electron, हर एक इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग होगी 0.35। ठीक है ना। हाँ, कल एक चीज हम तुम लोग को नहीं बता पाए थे, उसको भी ऐड कर दें कि सारे एलिमेंट के लिए ये वैल्यू 0.35 रहेगी, लेकिन हीलियम के लिए ये वैल्यू 0.30 रहेगी। जो हमने 0.35 लिखा है जगह, उस जगह 0.30 हो जाएगा यदि एलिमेंट हीलियम का हुआ तो। यहाँ लिख लो बगल में, फॉर हीलियम ये वैल्यू होगी 0.30, केवल हीलियम के लिए 0.30 रहेगी, बाकी सबके लिए 0.35। हाँ, सी रूल, मेरा चॉइस इलेक्ट्रॉन चौथी शेल के अंदर है, ठीक उसके अंदर वाली शेल मतलब थर्ड शेल, थर्ड शेल मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा थर्ड शेल के लिए शील्डिंग कंट्रीब्यूशन हमने अलग बताया था, कुछ होगा कितना, लिखो, ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 shell having shielding contribution 0.85। all the electron present in n-1 shell having shielding contribution 0.85 for each electron, हर एक इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग होगी 0.85। तो मतलब रिमेनिंग इसके लिए 0.35 था, 0.35 इसके लिए हो गया यहां से लेके यहां तक 0.85, और जो इलेक्ट्रॉन बच गए फर्दर इनसाइड उनका शील्डिंग कंट्रीब्यूशन 1 था। नोट कर लो, ऑल द इलेक्ट्रॉन फर्दर inside having shielding contribution 1 per electron, 1 per electron। ठीक है। तो ये 4 रूल है ABCD करके, और ये हमको तभी फॉलो करना है जब मेरा चॉइस इलेक्ट्रॉन S और P के अंदर होगा तब, और यदि वो D के अंदर हुआ तो, यदि चॉइस इलेक्ट्रॉन D या F ग्रुप में पाया गया तो रूल A और B तो वही होगा, और C और D मिला के एक कॉमन रूल हो जाएगा। पहला चेंज करके लिखो, इफ चॉइस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ND-NF ग्रुप, इफ चॉइस इलेक्ट्रॉन present in ND-NF group, then rule A and B is the same. Rule A and B is same.
but rule C and D undergo change. But rule C and D undergo change. C and D undergo change. क्या चेंज होगा? हाँ, इस एनडी ग्रुप के लेफ्ट साइड जितने भी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जैसे समझो मेरा चॉइस यहाँ पर है, मेरा चॉइस है 3d8, मान लो 3d8 ये मेरा अंतिम चॉइस इलेक्ट्रॉन है जिसका निकालना हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इस चॉइस इलेक्ट्रॉन के अलावा इस ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7। तो 7 इंटू 0.35, भाई आउटसाइड की शील्डिंग 0 है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन की 0.35। बी रूल और सी और डी मिला के कॉमन रूल क्या होगा कि इस एनडी ग्रुप के लेफ्ट साइड जितने भी इलेक्ट्रॉन है पूरे इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग हो जाएगी 1। वही लिखवा रहे हैं, देखो, ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, all the electron present on the left side to the ND-NF group, left side to the ND-NF group, ND-NF group having shielding contribution 1 per electron, having shielding contribution 1 पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शील्डिंग कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1 पर इलेक्ट्रॉन। तो ये है रूल, कल हमने इसी को बताया था, लिखवा दिया। और हमने कल तुम लोगों को 2 क्वेश्चन का जवाब दे दिया था ना। 2 क्वेश्चन क्या था? और पहला क्वेश्चन ये था कि पोटेशियम में जब इलेक्ट्रॉन फीलिंग होती है तो भरते समय 1s2 भरते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन भरते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए 3D के अंदर, लेकिन जाता कहाँ है? 4s में जाता है। क्यों जाता है? इसका जवाब हमने कल दे दिया था। ठीक है, आबा के अनुसार क्या होगा इसका जवाब कि 4s की एनर्जी कम है, 3D की ज़्यादा है। और इसके अनुसार आंसर क्या होगा कि 4s की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, या 4s पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू 3D से ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन का जवाब देना है हमको ना। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि ट्रांजिशन मेटल से जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, निकाला जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है? 3D से कि 4s से? यही क्वेश्चन था ना। इसको प्रूफ करना है, मतलब इसको प्रूफ करना है कि सही जवाब क्या होगा। हाँ देखो सामने, जैसे समझो वेनेडियम है, वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23, स्कैंडियम का 21 होता है, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23। हाँ, इसका हम कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, हाँ 3d3 4s2, 3d3 4s2 भर जाने के बाद 3d अंदर 4s बाहर, है ना। अब हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन निकलता कहाँ से, S से निकलता है कि D से निकलता है। हाँ, पहले हम ग्रुपिंग बना लें जरा, ग्रुपिंग। हमको ये चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन लॉस 4s से होगा कि 3d से होगा। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक बार हम 4s का निकालें, 4s2 के इलेक्ट्रॉन का निकालें, और दूसरी बार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम 3d3 का निकालें, और दोनों को कंपेयर करें कि इन दोनों में किस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, इन दोनों में किसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। जिस पर इफेक्टिव चार्ज कम होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, लूज। अब तो लॉस पहले कौन सा होगा, टाइट इलेक्ट्रॉन के लूज होगा? तो लूज होगा। चाहे चेक करो जरा, इसका निकालो इफेक्टिव चार्ज, 4s2 के इलेक्ट्रॉन का जरा निकालो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, 4s2 का, 4s2 के इलेक्ट्रॉन का निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
सामने देखो, हमको निकालना था 4s2 के इलेक्ट्रॉन का। 4s2 के जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसका निकालना है इफेक्टिव चार्ज। और फॉर्मूला क्या है इफेक्टिव चार्ज? Z माइनस सिग्मा। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है? 23। तो यहां रखाएगा 23। ठीक है। सिग्मा शील्डिंग निकालना है, और शील्डिंग इस अंतिम इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग कितने की लगेगी? तो हमने कहा जो भी तुम चॉइस कर लोगे उसके आउटसाइड की शील्डिंग क्या होती है? 0। यही ना रूल लिखा है। और बी रूल क्या लिखा है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन इन द सेम ग्रुप अदर देन चॉइस इलेक्ट्रॉन हैविंग शील्डिंग कंट्रीब्यूशन 0.35। तो यदि हमने चॉइस दूसरा किया है तो इस ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 बचे। तो उस एक इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग हो जाएगी 1 × 0.35 प्लस। उसके बाद सी रूल क्या बोलता है? सी रूल ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 शेल। n-1 तुम्हारा चॉइस इलेक्ट्रॉन चौथी शेल में है, तो n-1 मतलब थर्ड शेल। जब चॉइस चौथी शेल में है तो n-1 मतलब थर्ड शेल। तो थर्ड शेल मतलब पूरा यहां से लेके यहां तक। लेकिन गलती क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, क्यों इसको काउंट कर रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं। थर्ड शेल मतलब पूरी थर्ड शेल, यहां से लेके यहां तक। ये नहीं कि केवल 3D, पूरा यहां से लेके यहां तक। गिनो कितना हुआ? 6, 2, 8, 3, 11, यानी कि 11 × 0.85 प्लस। अब जो इलेक्ट्रॉन बच गए उनकी शील्डिंग क्या होगी? 1। कितने बच गए? 6, 2, 8, 2, 10, यानी कि 10 × 1। हाँ सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 3.3। यानी इस इलेक्ट्रॉन पर 3.3 प्रोटॉन की ताकत लग रही है। अब जरा 3d3 का निकालो, 3d3 का निकालो। चेक कर ले हम, देखो चेक कर लेते हैं इसको। हाँ, Z स्टार इजकल टू Z माइनस सिग्मा। Z एटॉमिक नंबर 23, तो यहाँ रख देते हैं 23 सिग्मा। हाँ, मेरा चॉइस इस समय D के अंदर है, तो जो भी चॉइस करेंगे आउटसाइड की शील्डिंग क्या होगी? 0। और बी रूल बोलता है कि अब जो भी इलेक्ट्रॉन चॉइस करेंगे उस चॉइस इलेक्ट्रॉन के अलावा इस ग्रुप में जो बचे इलेक्ट्रॉन है उनकी शील्डिंग 0.35। कितने बचे? 2। तो यानी कि हो जाएगा 2 × 0.35 प्लस। ये हो गया बी रूल। और सी और डी मिला के कॉमन रूल हो गया। और कॉमन रूल क्या है कि इस एनडी ग्रुप के लेफ्ट साइड जितने भी इलेक्ट्रॉन है, पूरा इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग हो जाएगी 1 पर इलेक्ट्रॉन। गिनो कितने हैं? 6, 2, 8, 8, 2, 16, 2, 18, यानी 18 × 1। सॉल्व करो, 4.3। अब ये बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स 3d3 पर ज्यादा है या 4s2 पर ज्यादा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू 3d3 के इलेक्ट्रॉन पर जाता है या 4s2 के इलेक्ट्रॉन पर जाता है? तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन टाइटली पकड़ा हुआ है और ये लूज है, लूजली हेल्ड। तो लॉस पहले कौन सा होगा, टाइटली हेल्ड कि लूजली हेल्ड? मतलब इलेक्ट्रॉन पहले यहां से निकलेगा, यहां से नहीं। हाँ, ये पूरा लॉस हो जाएगा तब ये लॉस होगा। 3d पहले नहीं लॉस होगा, पहले लॉस होगा 4s, फिर लॉस होगा 3d। ये है। तुम ऐसे ही पूरा चेक करो, फेरेडियम, टाइटेनियम, यहां तक कि तुम टाइटेनियम भी चेक कर लो। हाँ, टाइटेनियम चेक करो। टाइटेनियम का बताओ कितना होता है? टाइटेनियम का होता है 22। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 4s2। अब देखो ध्यान से, हमने क्या बोला था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, कल हमने बोला था जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, डी में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ता जाएगा और न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। ये बढ़ता हुआ प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज डी के क्लाउड को अंदर की ओर ज़्यादा खींचेगा और भरने के बाद 3d अंदर, 4s बाहर। अब फिर हमने क्वेश्चन मन में ये आ रहा था कि न्यूक्लियाई 3d को ज़्यादा क्यों खींचेगा? न्यूक्लियाई 3d के इलेक्ट्रॉन को ही ज़्यादा क्यों खींचेगा 4s की तुलना में? तो हमने वहाँ जवाब क्या दिया था कि 3d में 10 इलेक्ट्रॉन की संभावना है भरने की, जबकि 4s में तुम 2 ही भर सकते हो। तो 3d में इलेक्ट्रॉन भरने की संभावना ज़्यादा है,
इस कारण न्यूक्लियाई 3D को अंदर ज़्यादा खींचेगा कंपेयर टू 4s। बोलो कहा था। फिर मन में क्वेश्चन आ रहा था कि मान लीजिए 3D में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तब बताइए किसको न्यूक्लियाई ज़्यादा खींचेगा अंदर, 3D को कि 4s को। तो हमने कहा निकाल के देख लेना, अब भी 3D अंदर आएगा, 3D पर ज़्यादा है 4s पर कम है। करके तुम देख सकते हो, चेक कर सकते हो। हमने कर लिया, तुम लोग भी करके देख लो। एक बार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4s2 का निकालो और दूसरी बार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3D2 का निकालो, देखना, कंपेयर कर लो। एक बार 3D2, दूसरी बार 4s2, दोनों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल के चेक करो। कितना आया? 4s2 3 पॉइंट। जरा 3D का फिर से चेक करो, हमको 3D गड़बड़ लग रहा है। 3D का 2 का फिर से चेक करो। देखो हम चेक कर रहे हैं, मिलाओ मेरे साथ। हाँ, हम इसका निकाल रहे हैं 4s2 पर। हाँ, तो Z स्टार Z माइनस सिग्मा, Z इज दी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है? 22, तो यहाँ 22 रख दो। हाँ, सिग्मा, हाँ इसमें चॉइस 4s2 के अंदर है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बच रहे हैं जो शील्ड करेंगे अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को। तो शील्डिंग कंट्रीब्यूशन 1 इंटू 0.35 प्लस अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, अंदर शेल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक शील्डिंग हो जाएगी 6, 2, 8, 2, 10, यानी कि 10 इंटू 0.85 प्लस उसके बाद जो अंदर बच गए शील्डिंग 1, 6, 2, 8, 2, 10, 10 इंटू 1। जब सॉल्व करो तो सॉल्व करो उसको पूरा 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 3 पॉइंट। हाँ अब सही है, ये सही है, ये आंसर आएगा 4s2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। अच्छा, 3D2 का चेक करो, 3D2 का चेक करो। Z स्टार Z